हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 10th क्लास की सिविक्स। चैप्टर रहेगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। एनसीईआरटी की बुक है। आज ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। आई होप जब मैं आपको पढ़ाऊँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। अगर कुछ समझ में नहीं भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ना शुरू करते हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। Democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. Democracy is better, अच्छी है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर डेमोक्रेसी से कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो अच्छी है। व्हेन कंपेयर्ड, जब हम इसको किससे कंपेयर करते हैं? डिक्टेटरशिप से और दूसरे अल्टरनेटिव से। अगर डेमोक्रेसी को कंपेयर किया जाए डिक्टेटरशिप से और दूसरे अल्टरनेटिव से तो डेमोक्रेसी के द्वारा जो गवर्नमेंट बनती है वो अच्छी कही जाती है। वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर। हमने क्या महसूस किया है कि डेमोक्रेसी अच्छी है। बिकॉज इट, क्योंकि, कारण क्या है? डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है? इसके कुछ कारण है, पढ़ते हैं। पहला रीजन है प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन। अब जब डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो किसको प्रमोट करती है कि जितने भी उसके सिटीजन हैं वो बराबर हों। इसमें कोई रिलीजन नहीं आता है, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी रीजन के हो, वो सब बराबर हैं। दूसरा पॉइंट है एनहेंसिस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। वो हर एक इंडिविजुअल की जो गरिमा है, डिग्निटी है, उसको एनहेंस करती है या बढ़ाती है, ठीक है, या उसका ख्याल रखती है। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो निर्णय लिए जाते हैं, उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है, अच्छा करती है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। और कौन से मेथड प्रोवाइड करती है? जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं लोगों के बीच में, उसको भी सॉल्व करती है। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। और वो जो लोग गलतियां करते हैं उनको ठीक करने का भी एक मौका देती है। तो ये निम्नलिखित कारण है जिसके कारण डेमोक्रेसी से जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो डिक्टेटरशिप और अन्य जो ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट्स हैं उनसे बेटर मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी टॉक टू पीपुल अराउंड अस, जब हम लोग, जो हमारे आसपास है लोग, उनसे जब हमें इस बारे में बातचीत करने का मौका मिलता है या जब हम उनसे इस बारे में बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स। मोस्टली, अधिकतर लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं उसके जो दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं उसके मुकाबले में। सच एज रूल बाय मोनार्क और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर। किसके मुकाबले वो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं? अगर मोनार्क है या मिलिट्री है या कोई दूसरा रिलीजियस लीडर प्रशासन में है या रूल करता है। सिंपल वे में अगर कहा जाए कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, और उनसे पूछा जाता है कि गवर्नमेंट किस प्रकार की होनी चाहिए, तो वो डेमोक्रेसी को ही पसंद करते हैं बजाय मोनार्क के, मिलिट्री रूल के या रिलीजियस लीडर के रूल के। बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। लेकिन अधिकतर लोग डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, कि जब डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में होती है तो लोग उससे संतुष्ट नहीं है। सो वी फेस अ डिलेमा। तो हम किस में हैं? दुविधा में हैं। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड। हम किस दुविधा में हैं कि डेमोक्रेसी दिखती तो अच्छी है लेकिन बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। लेकिन जब वो प्रैक्टिस में आती है तो वो इतनी अच्छी नहीं है। मतलब दूर से तो डेमोक्रेसी लोगों को अच्छी लगती है लेकिन जब डेमोक्रेटिक वे में गवर्नमेंट बनती है तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। दिस डिलेमा invites us to think hard about the outcomes of democracy. Do we prefer democracy only for moral reasons, or are there some prudential reasons to support democracy?
अब क्या कहा गया है कि ये दुविधा जो है किस थॉट को इनवाइट करती है कि डेमोक्रेसी के परिणामों के बारे में हमें सोचने पे मजबूर करती है। ठीक है, क्या हम डेमोक्रेसी सिर्फ मोरल कारण से चाहते हैं कि कोई मोरल रीजन है कि हमें डेमोक्रेसी वाली ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, या कोई और महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, कि हम डेमोक्रेसी को क्यों सपोर्ट करते हैं? कोई मोरल रीजन है या कोई एक बेहतरीन कारण है, महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण हमें डेमोक्रेसी से फॉर्म गवर्नमेंट अच्छी लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. अब कहते हैं ओवर 100 कंट्रीज, 100 से ऊपर कंट्रीज वर्ल्ड में आज किस चीज को क्लेम कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है? काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अधिकतर में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, 100 से ऊपर कंट्रीज में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्रैक्टिस में है। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, उनके यहाँ क्या है? फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है। दे होल्ड इलेक्शंस, इलेक्शन किए जाते हैं। दे हैव पार्टीज, उनके यहाँ पार्टीज भी हैं। एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन, और वो किसकी गारंटी देते हैं? जो सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों की। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, और जो ये फीचर्स बताए गए हैं ये मोस्टली सभी कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। सबके यहाँ लगभग फीचर जो ऊपर बताए गए हैं वो सेम ही हैं। क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट। अब साफ देखने को मिलता है कि क्या उन्होंने अचीव किया, क्या नहीं किया, इन डेमोक्रेसीज में अलग हो सकता है। ठीक है, या अलग होगा। बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन expect from every democracy just because it is democracy? But is there something, क्या कुछ है that we can expect from every democracy, जो हम हर एक डेमोक्रेसी से उम्मीद कर सके या उससे आशा रख सकते, just because it is democracy, सिर्फ इस कारण कि वो डेमोक्रेसी है या वहां पे डेमोक्रेसी है। चलिए आगे बढ़ते। Our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. डेमोक्रेसी में हमारा जो रुचि है और जो आकर्षण है वो हमें इस बात को सोचने का अवसर देता है कि डेमोक्रेसी हमारे सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रॉब्लम का समाधान देता है। अर्थात अगर कंट्री में डेमोक्रेसी है तो उसकी जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रॉब्लम होंगी उनका आसानी से समाधान हो जाएगा। इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, अगर हमारी कुछ आशाएं पूरी नहीं होती, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम जो डेमोक्रेसी का विचार है उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, और हम संदेह करना शुरू कर देते हैं कि क्या हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के परिणामों को जानने के लिए या पहचानने के लिए हमारा सबसे पहला विचारपूर्ण कदम क्या होना चाहिए कि हमें यह सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, आगे इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, ये केवल कुछ अवसर उत्पन्न करती है कुछ प्राप्त करने के लिए। एंड द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस, और वहाँ के जो नागरिक हैं उनको ये कंडीशंस जो वो क्रिएट करती है उनकी एडवांटेज उठानी चाहिए। एंड अचीव दोज गोल, और उन गोलों को, उन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए। लेट्स एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्या कहा गया है कि चलो कुछ जो रीजनेबल आशाएं हैं हमें डेमोक्रेसी से, उनको जांचें या
और क्या करें, एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी एग्जामिन करें। ये चीजें सिटीजन को प्रोवाइड करती है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट देती है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट देती है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट देती है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, कि कौन कौन सी चीजें डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करनी चाहिए। In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and the people will have control over the rulers. पहला क्या है कि डेमोक्रेसी को क्या लोगों को देना चाहिए, उनको ये राइट देना चाहिए कि वो अपने रूलर्स चूज कर सके, अपने शासक चूज कर सके और उन लोगों का उन रूलर्स के ऊपर कंट्रोल भी हो। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. और जब भी पॉसिबल हो सिटीजन्स को क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो डिसीजन सरकार लेती है और वो उनको प्रभावित करते हैं, इस प्रकार के डिसीजंस में सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produce a government that is accountable to the citizen. अब मोस्ट जो बेसिक डेमोक्रेसी का परिणाम है वो क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट किस प्रकार की गवर्नमेंट होनी चाहिए कि वो सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल हो और रिस्पॉन्सिव हो उनकी नीड्स के लिए। जो सिटीजन्स की नीड है उनके लिए वो उत्तरदायी हो एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन, और जो सिटीजन्स की आशाएं हैं वो भी पूरा करने के लिए वो गवर्नमेंट सक्षम हो। ठीक, बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन, जो ऊपर एक क्वेश्चन किया गया ना, उसको उस पे जाने से पहले, उसके आंसर के बारे में बताने से पहले वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन। हम दूसरे कॉमन जो क्वेश्चन है उसको फेस करते हैं। कॉमन क्वेश्चन क्या है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट, क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कुशल है। इज इट इफेक्टिव, क्या वो प्रभावी है। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। इट इज ऑफ कोर्स ट्रू, ये शायद सही भी हो, दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion. ये सही क्यों है, क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होते हैं वो असेंबलीज में ज़्यादा विवेचना नहीं करते और जो मेजोरिटी ऑफ लोगों का जो मेजोरिटीज का या पब्लिक ओपिनियन है उनकी भी तरफ ध्यान नहीं देते कोई भी डिसीजन या कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड इफिशियंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए जब वो कोई भी पॉलिसी बनाते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि ना तो उनको पब्लिक ओपिनियन के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत होती है, बोदर नहीं करता कि पब्लिक क्या सोचेगी, मेजोरिटी क्या सोचेगी, या उसकी विवेचना असेंबलीज में करनी है। वो जो पॉलिसीज बनाते हैं वो डायरेक्ट बिना पब्लिक ओपिनियन लिए उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिब्रेशन एंड निगोशिएशन। कहते हैं डेमोक्रेसी का बेस आइडिया क्या है, डिलिब्रेशन और निगोशिएशन। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, इसलिए कुछ समय उसमें लगता है। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट, क्या इसके कारण जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो जाती है, अकुशल हो जाती है। लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट के हिसाब से इसको सोचते हैं। इमेजिन, सोचिए, अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट। अगर कोई गवर्नमेंट बहुत जल्दी डिसीजन लेती है, बट इट मे टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स। अब जो डिसीजन गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए बनाए, जल्दी में बना दिए और पब्लिक ने उसे स्वीकार ही नहीं किया, तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। जिस पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, डिसीजन लिए, अगर वो पब्लिक ही उसे मंजूर नहीं करेगी तो सरकार के सामने दूसरी समस्याएं आ जाएंगी। इन कॉन्ट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर। अब दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कोई भी प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बहुत टाइम लेगी बिफोर अराइविंग एट डिसीजन, निर्णय लेने से पहले।
किसी निर्णय के आने से पहले, कि जो निर्णय लिया जाएगा उससे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं उनमें टाइम लेगी, तब वो किसी एक निर्णय पर पहुंचेगी। बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर, क्योंकि उसको बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। इट्स डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपुल एंड मोर इफेक्टिव। और जो वो डिसीजन लेती है वो दोनों, जो पब्लिक है, पीपुल है, वो स्वीकार भी करती है और इफेक्टिव भी होते हैं। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करती है, उसमें समय लगाती है कि लोग इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, या इन डिसीजंस का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब फाइनल वो डिसीजन पर पहुंचती है तो ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको लोग स्वीकार करते हैं और उनको मानते भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत प्रभावी भी होते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट। इसलिए जो टाइम डेमोक्रेसी में किसी भी डिसीजन को लेने में लगाया जाता है उसका फायदा होता है या वो सही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट द अदर साइड। अब दूसरी तरफ देखिए। डेमोक्रेसी एंश्योर्स द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। अब डेमोक्रेसी में इस चीज को एंश्योर किया जाता है कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो किन के ऊपर होगा, मानदंड और प्रक्रिया के ऊपर, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो किया जाएगा, उसकी एक सही प्रक्रिया होगी कोई भी डिसीजन लेने से पहले। सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। शी हैज द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब एक जो नागरिक है, एक सिटीजन है, जो जानना चाहता है कि इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर, कि क्या जो निर्णय लिया गया वो एक करेक्ट प्रोसीजर के द्वारा लिया गया, कैन फाइंड दिस आउट, वो पता लगा सकता है। और शी हैज द राइट, और उसको ये अधिकार भी होता है, द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसीजर ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि वो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसीजर है उसको एग्जामिन कर सके। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। इसको ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता कहते हैं। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये जो फैक्टर है ये नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें गायब रहता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। सिटीजन उनकी डिसीजन मेकिंग को एग्जामिन नहीं कर सकते। इट इज राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट। इट इज राइट, ये सही है, ये जो उम्मीद है ये सही है कि डेमोक्रेसी में एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस की जाती है जो प्रोसीजर को फॉलो करती है और लोगों के प्रति अकाउंटेबल रहती है। ठीक है, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एक प्रोसीजर के थ्रू लिए जाते हैं और वो अपने जो सिटीजन होते हैं उनके ऊपर, उनके लिए अकाउंटेबल रहती है, उत्तरदायी रहती है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो एक्सेप्ट दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, एक इस प्रकार का मैकेनिज्म डेवलप करती है कि सिटीजन्स का गवर्नमेंट के ऊपर होल्ड हो। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए उत्तरदायी रहे। और एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग व्हेन एवर दे थिंक फिट। और एक ऐसा मैकेनिज्म सिटीजन के लिए डेवलप करती है या प्रोड्यूस करती है कि जो सिटीजन है वो डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जब भी वो सोचे कि वो फिट हो सकते हैं, पार्टिसिपेट करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम, अगर ये जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, परिणाम है, इसके बेसिस पे आप डेमोक्रेसी को मेजर करना चाहते हैं, मापना चाहते हैं, तो आपको क्या देखना होगा, यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो आप नीचे जो चीजें दी गई हैं इनके बेसिस पे आप उसको मेजर कर सकते हैं। वो चीजें क्या क्या है? पहला है रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहले तो रेगुलर मतलब हर इंटरवल के बाद जो भी उसका पीरियड डिसाइड किया गया है उसमें इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया रेगुलर, फ्री, फेयर इलेक्शन।
दूसरा पॉइंट है ओपन पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज। ओपन पब्लिक डिबेट्स होनी चाहिए, जो मेजर पॉलिसीज हैं, जो बड़ी पॉलिसीज बनाई जाए सरकार, तो उसके ऊपर वो क्या करे कि पब्लिक डिबेट्स रखे ओपनली, ताकि लोगों के व्यूज आ सके कि वो उस पॉलिसीज के बारे में लोग क्या सोचते हैं और उनकी राय क्या है, वो पॉलिसीज किस प्रकार बने कि लोगों को अधिक से अधिक उसका लाभ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है लेजिस्लेशन होना चाहिए और सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बारे में सिटीजन को राइट होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है एंड इट्स फंक्शन, जो भी फंक्शन कर रही है, जो भी कार्य कर रही है, और गवर्नमेंट उसके बारे में सिटीजन्स को राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अर्थात सिटीजन्स को यह अधिकार होना चाहिए कि अगर वो किसी के बारे में भी सूचना या जानकारी पाना चाहते हैं तो वो पा सकें कि गवर्नमेंट कैसी है या गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर सिटीजन को चाहिए तो सिटीजन को ये राइट होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसीज शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस। अभी जो जो बातें बताई गई हैं, कहते हैं इसका मिक्स रिकॉर्ड है कि कुछ बातें तो गवर्नमेंट कराती है और कुछ नहीं कराती है। डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन। सबसे पहला काम तो क्या कराती है, जैसे मैंने बताया ना, कुछ तो काम वो बहुत अच्छे से कराती है कि रेगुलर फ्री इलेक्शन कराती है, एंड इन सेटिंग अप कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट, और ऐसी कंडीशंस डेवलप करती है ताकि पब्लिकली मतलब ओपन पब्लिक डिबेट हो सके। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। अब इसका ड्रॉबैक क्या हो गया कि एक तो जो इलेक्शन कराती है उसमें क्या होता है कि सभी को फेयर चांस नहीं मिलता खड़े होने का या वोट देने का, ठीक है। और दूसरा कि जो हर एक जो डिसीजन होता है उसकी पब्लिक डिबेट नहीं की जा सकती, कि कोई भी सरकार जब पॉलिसी बनाएगी तो हर एक पॉलिसी के ऊपर वो ओपनली पब्लिक डिबेट नहीं कराती है। अब आगे देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स do not have a very good record when it comes to sharing information with citizens। अब क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, अब एक और उनका क्या अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती सिटीजन्स के साथ। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक डिजाइन इन दीज रिस्पेक्ट्स। अब फिर भी हम अगर रिकॉर्ड देखें या वैसे देखें ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अच्छी मानी जाती है। मतलब इसके ड्रॉबैक्स भी हैं लेकिन इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो जब उनको हम कंपैरिजन करते हैं तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बजाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। In substantive term, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption। आप कहते हैं कि एक रीजनेबल उम्मीद हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं कि वो अटेंटिव हो लोगों की जरूरतों और मांगों को लेकर। अटेंटिव मीन सचेत रहे। दूसरा, वो करप्शन फ्री हो, कि उसके अंदर करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, ठीक है। The record of democracy is not impressive on these two counts। अभी दो चीजें बताई गई हैं, एक तो वो अटेंटिव हो लोगों की नीड्स और डिमांड्स को लेके, सचेत रहे जरूरतों और मांगों को लेके, और दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त हो। लेकिन ये दोनों ही चीजें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। डेमोक्रेसीज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपुल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब क्या बताया गया है कि जो डेमोक्रेसीज है वो एक तो लोगों की जरूरतों का ध्यान नहीं रखती है और दूसरा उनकी जो मांगे हैं उनको भी इग्नोर करती है। मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपुल की जो मांगे हैं, जो जरूरतें हैं, उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इग्नोर करती हैं, ध्यान नहीं देती हैं। द रूटीन tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil। जो रूटीन में जो कहानियां सुनने को मिलती हैं पॉलिटिक्स के बारे में, करप्शन के बारे में, कि आज इस चीज पे करप्शन हो गया, कभी किसी चीज का करप्शन कर डालते हैं,
तो कहते हैं कहानियों को अगर हम देखें तो हम इस बात से कन्विंस हो जाते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो इस बुराई से भी आजाद नहीं है, फ्री नहीं है। अर्थात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में करप्शन भी पाया जाता है, ये फ्री फ्रॉम करप्शन नहीं है, इनके अंदर भी करप्शन है। At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people. अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये भी नहीं दिखाता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कम करप्टेड है या सेंसिटिव है, ज्यादा लोगों की डिमांड्स और नीड्स की तरफ ध्यान नहीं देती हैं और उनमें भी करप्शन पाया जाता है। ये बात कही गई है कि डेमोक्रेसी में ही करप्शन नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक जो पार्टीज हैं या नॉन डेमोक्रेसी जहां पे है वहां भी करप्शन पर्याप्त मात्रा में है। वहां की सरकारें भी मेजोरिटी ऑफ लोगों की डिमांड्स और नीड्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती, ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन respect in which democratic governments is certainly better than the alternatives. Democratic government is legitimate government. ठीक है, अब बोलते हैं एक जो कारण है जिसके कारण डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी मानी जाती है दूसरे अल्टरनेटिव से, जैसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई, इनसे बेटर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वैध सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। इट मे बी स्लो, लेस efficient, not always very responsive और clean. हो सकता है ये स्लो है, लेस एफिशिएंट है, ठीक है, और हमेशा ज्यादा क्लीन भी नहीं है, इसमें करप्शन भी है, फिर भी ये जो दूसरे अल्टरनेटिव है उनसे बेटर मानी जाती है। दिस इज वाई देर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही कारण है कि पूरे संसार में डेमोक्रेसी को खुले दिल से सपोर्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द अकम्पनिंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया शोज, अब जो एविडेंस आए हैं किससे? साउथ एशिया से, वो क्या दर्शाते हैं? द सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्रीज विद डेमोक्रेटिक रिजाइम एज वेल एज कंट्रीज विदाउट डेमोक्रेटिक। जो साउथ एशिया के जो एविडेंस हमें मिले हैं, द सपोर्ट एग्जिस्ट, उसमें किसका सपोर्ट एग्जिस्ट करता है? उन कंट्रीज का भी करता है जो डेमोक्रेटिक है और उनका भी करता है जो नॉन डेमोक्रेटिक है या विदाउट डेमोक्रेटिक है। पीपुल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। अब लोग कैसे आशा रखते हैं कि वही जो लोग जिनको चुने, जो रिप्रेजेंटेटिव चुने, वही रूल करे, अर्थात लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार बनाए और चलाए। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। वो किस चीज में बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसकी कंट्री को सूट करती है या करे। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कह रहे डेमोक्रेसी की एबिलिटी क्या है कि वो अपना सपोर्ट खुद जनरेट करे, ठीक है, यही उसका रिजल्ट है, परिणाम है, और इसको इग्नोर नहीं किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स, देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। आप कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी से ये उम्मीद की जाए कि वो अच्छी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी, तो क्या ये फेयर रहेगा कि हम उससे ये भी उम्मीद करें कि वो डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करे? एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। कि एविडेंस, सबूत देखने में जो आते हैं, कि जो सबूतों के आधार पर हम बात करें तो डेमोक्रेसीज इस उम्मीद को पूरा नहीं करती। अर्थात वो अच्छा, अगर गवर्नमेंट तो देती है डेमोक्रेसी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट भी करे या उसके द्वारा डेवलपमेंट भी कराया जाए। इफ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 years बिटवीन 1950 एंड 2000, अगर हम डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी कंट्रीज का 50 साल का डेवलपमेंट देखें तो डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डिक्टेटरशिप में थोड़ा सा ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पाया गया कंपैरिजन टू डेमोक्रेसी।
दिस inability of democracy to achieve higher economic development worries us. तो ये जो इनएबिलिटी है किसकी, डेमोक्रेसी की, इसमें जो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें वरी करता है, हमें चिंता में डालता है कि डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता है। जैसी हम उम्मीद करते हैं कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, उतना डेमोक्रेसी वाली कंट्री में नहीं पाया जाता है। बट लेकिन दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। सिर्फ इस कारण से कि इनका इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता, हम डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं या डेमोक्रेसी है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है। क्या क्या कारण है वो, एक तो उस कंट्री का पॉपुलेशन साइज और ग्लोबल सिचुएशन उसकी कैसी है, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के साथ उसका सहयोग कैसा है, क्योंकि बिजनेस वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए तो दूसरी कंट्रीज का कोऑपरेशन चाहिएगा ना। और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, ठीक है, कि कोई भी कंट्री साइज के हिसाब से, पॉपुलेशन साइज के हिसाब से, ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज और इकोनॉमिक प्रायोरिटी, ये सारे फैक्टर्स एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए अलग अलग जगह के अलग अलग ये फैक्टर होते हैं जो उस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे और उसी के हिसाब से उनका इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा या कम होगा। आगे बढ़ते हैं। However, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracy is negligible। कह रहे हैं कि द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की जो डिफरेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का किन किन के बीच में, लेस डेवलप्ड कंट्री का किन के साथ, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसीज के साथ, वो नेग्लिजिबल है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि गारंटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा। डेमोक्रेसी इस बात की गारंटी नहीं देती है कि अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा या होगा ही होगा। बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन हम ये आशा रख सकते हैं या आशा करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज से पीछे नहीं है। व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम बहुत सारे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस पाएंगे किसके आधार पे, इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर। किनके बीच में, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में। कह रहे हैं इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी, जिसमें हम किसको चुनेंगे, डेमोक्रेसी को चुनेंगे बजाय कि डिक्टेटरशिप के, क्योंकि एज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम भी हैं, बहुत सारे सकारात्मक परिणाम भी हैं किसमें, डेमोक्रेसीज में, जिसके आधार पर हम डिक्टेटरशिप की बजाय किसको चुनेंगे, हम डेमोक्रेसी को चुनेंगे, क्योंकि कुछ ड्रॉबैक के अलावा इसके बहुत सारे पॉजिटिव भी आउटकम्स हैं। चलिए ये टॉपिक भी आपका खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, कि डेमोक्रेसी के द्वारा असमानता और गरीबी को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। क्या कहा गया है कि डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट के अलावा, और हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए किसी भी कंट्री में, ताकि वो जो इकोनॉमिक असमानता है, मतलब आर्थिक असमानता है, उसको कम करे। कि डेमोक्रेसी का क्या काम है कि वो जो लोगों के बीच में या समाज में जो आर्थिक असमानता बनी हुई है उसको रिड्यूस करे, उसको कम करे। अमीर लोग बहुत अमीर ना हो, गरीब आदमी बहुत गरीबी के नीचे ना जाए, कि समाज में बराबर रहे, थोड़ा 19-20 रहे, लेकिन ज्यादा असमानता ना आए। जो धन है
कंट्री का वो हर एक वर्ग में बराबर बटे, ताकि आर्थिक असमानता देश में ज्यादा ना बढ़े। आगे चलते हैं। इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जब कोई कंट्री आर्थिक ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसका, विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे, तो जो ग्रोथ हुआ, जो धन आया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो, दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ, कि वो जो धन आया है वह सभी कंट्री वालों में बराबर बटे और सब एक अच्छी लाइफ लीड करें। कहने का मतलब ये है कि अगर कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो जो ग्रोथ से जो वेल्थ आई, जो धन आया, वो जो सिटीजन्स है उनमें बराबर बटे, ताकि सभी सिटीजन एक अच्छी लाइफ लीड कर सके। ऐसे नहीं हो कि किसी को ज्यादा उसका लाभ हो रहा है, किसी को कम हो रहा है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है। तो आर्थिक समानता लाना भी डेमोक्रेसी का काम है। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज accompanied बाय इंक्रीजिंग इनइक्वलिटी अमंग द पीपुल। अब क्वेश्चन किया गया है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होने पर जो डेमोक्रेसीज है उनके साथ इनइक्वलिटी, असमानता भी आती है, आर्थिक असमानता भी डेमोक्रेसी लाती है, कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है तो डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज में जो असमानता है, आर्थिक असमानता है, वो भी आती है। ये क्वेश्चन पूछा गया। और डू डेमोक्रेसीज लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी। गौर क्या, डेमोक्रेसी से क्या होता है कि सिर्फ गुड्स का और अपॉर्चुनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि जो वस्तुएं हैं और जो अवसर है उन्हीं का लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्विलिटी। अब डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस्ड है, कि इसमें पॉलिटिकली इक्विलिटी आए। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल राइट्स, ये वेट नहीं है, ये राइट्स है। इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, कि सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल राइट होना चाहिए किनको इलेक्ट करने के लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक है, पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग। और जो साथ साथ क्या होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल को ये राइट होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल अखाड़ा है उसमें भी वो अपना पैर रख सके। मतलब हर किसी को पॉलिटिकली भी इक्वल राइट है कि पॉलिटिक्स में भी वो बराबर पार्टिसिपेट कर सके, कि हर एक व्यक्ति को ये राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके और वो खुद भी पॉलिटिक्स में आ सके, ऐसा भी उसको राइट होना चाहिए। वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, कि हम डेमोक्रेसी में क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज आ रही हैं, आर्थिक असमानता आ रही है। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ। हम क्या देख रहे हैं कि जो बहुत अल्ट्रा रिच है, बहुत ही अमीर लोग हैं, वो बहुत ज्यादा जो धन आ रहा है उसका शेयर उनको मिल रहा है और वो बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, दिस शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग, और उनका जो कंट्री में भी टोटल इनकम जो कंट्री की है उसमें भी उनका शेयर बढ़ता जा रहा है। अगर हम कंट्री के हिसाब से भी उनका शेयर लें तो बहुत अल्ट्रा रिच लोगों का शेयर जो है वो ज्यादा है। Those at the bottom of the society have very little to depend upon, और जो नीचे का तबका है उसको बहुत थोड़ा सा शेयर इस वेल्थ में मिल रहा है। Their incomes have been declining, उनकी जो इनकम्स हैं वो कम होती जा रही हैं। Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life, कई बार उनको जो अपनी बेसिक नीड है, जो बहुत ही जरूरी चीजें हैं जिंदगी की, वो भी पूरी करने में दिक्कत आ रही है। कौन कौन सी चीजें हैं वो, सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। मतलब जो बेसिक नीड्स है लोगों की, भोजन, कपड़ा, घर, एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, उनकी भी रिक्वायरमेंट वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इतना कम धन है। मतलब अल्ट्रा रिच लोग हैं उनके पास तो हद से ज्यादा धन है, और जो नीचे का तबका है उनके पास उतना भी धन नहीं है कि वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें चाहिए उनको भी पूरा कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. अब कहते हैं वास्तव में, वास्तविकता में क्या है कि डेमोक्रेसी मतलब उस क्षेत्र में सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही कि वो जो आर्थिक असमानता है उसको कम कर सके देश से, कि देश में जो आर्थिक असमानता
हो रही है उसको कम करने में डेमोक्रेसी बिल्कुल लाचार है, असफल है। इन क्लास 9th इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। कह रहे हैं हमने 9वीं क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ा है भारत की गरीबी के बारे में। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स। कहते हैं जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा प्रोपोर्शन बनाते हैं हमारे वोटर्स का, मतलब जो गरीब हैं वो वोटर ज्यादा है। ठीक है। नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स। और कोई भी पार्टी अपने वोट लूज नहीं करना चाहती। येट डेमोक्रेटिकली elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to। कहते कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो पॉवर्टी को कम करने के लिए इच्छुक नहीं है। मतलब कोई भी जो पार्टी जीतती है वो इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेती है कि जो कंट्री में जो लोग गरीब हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको उठाया जाए गरीबी से। ठीक है। उनका मतलब सिर्फ वोट लेने से है कि उनका जो वोटर वाला जो सेक्शन है वो बड़ा वैसे का वैसा बना रहे। द सिचुएशन इन मच वर्स इन सम ऑफ अदर कंट्रीज। और कई जो कंट्रीज है उनमें ये स्थिति और भी भयानक है। इन बांग्लादेश, अब बांग्लादेश की बात की गई है, मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। बांग्लादेश की आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे है या बहुत गरीब है। People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies। डिपेंड है रिच कंट्रीज के ऊपर किसके लिए? सिर्फ भोजन के लिए। भैया कपड़ा शेल्टर तो छोड़ो, भोजन के लिए भी गरीब जो देश हैं उनको अमीर देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है खाने। चलिए स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। कि जो कंट्री में सोशल डाइवर्सिटी है मतलब सामाजिक विविधता है उसका समायोजन कैसे किया जाए, या डेमोक्रेसी जो सोशल डाइवर्सिटी है सामाजिक विविधता है उसमें समायोजन कैसे करे। ठीक है। डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स। कि क्या डेमोक्रेसी कैसा लीड करती है? एक शांतिपूर्ण और जो सिटीजन्स है उनकी लाइफ में सामाजिक सामंजस्य बिठा पाती हैं। इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशंस। ये एक मतलब साफ उम्मीद है, मतलब हम एक साफ तौर पे एक उम्मीद लगा सकते हैं किससे? दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की जिंदगियों में सामाजिक जो लाइफ है उसमें सामंजस्य बैठा सकती है या बैठाना चाहिए। We have seen in the earlier chapters how democracies accommodate various social divisions। क्या हमने पिछले वाले चैप्टर्स में देखा कि डेमोक्रेसी जो सोशल डिविजन्स है उनको कैसे अकोमोडेट करती है, मतलब उनमें कैसे सामंजस्य बिठाती है। We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic population। अब बेल्जियम का हमने पीछे पढ़ा था कि उसने कैसे जो एथनिक पॉपुलेशन के बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको कैसे निगोशिएट किया। हमने ये चैप्टर मैंने बेल्जियम वाला पढ़ा रखा है, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके ये चैप्टर भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम थी और कैसे उसको शॉर्ट आउट किया गया। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर। अब डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि अक्सर ऐसा प्रोसीजर, ऐसी प्रक्रिया डेवलप की जाती है टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन। कि उनका जो आचार है टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन्स, उनके कॉम्पिटिशन्स के बीच में। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। अब कहा क्या गया है? डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। डेमोक्रेसीज में क्या होता है? इस टाइप का प्रोसीजर डेवलप किया जाता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए कि वो समस्या ज्यादा बड़ी ना हो, एक्सप्लोसिव रूप में ना जाए, और नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। अब किसी भी सोसाइटी में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके जो संघर्ष हैं उनको परमानेंटली या फुल्ली रिजोल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है। बट we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate the differences। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि जो डिफरेंसेस है
एक दूसरे के बीच में हम उनकी रिस्पेक्ट करें और कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि इन डिफरेंसेस जो आते हैं उनके बीच में नेगोशिएशन भी होता रहे, आपसी बातचीत भी होती रहे। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, और डेमोक्रेसी में ये सब पाया जाता है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू, जो नॉन डेमोक्रेटिक राज्य हैं या प्रशासन है उसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी तरफ आंख बंद कर ली जाती है और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस, और जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं उनको सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इज थस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। तो जो डेमोक्रेटिक प्रशासन है उसमें ये सबसे अच्छी एबिलिटी होती है कि जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं, डिवीजन होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनको अच्छे से हैंडल कर पाती हैं। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स अस दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। अब हमने पीछे जो जिसमें हमने इसका पढ़ा था बेल्जियम का, वह श्रीलंका का भी थोड़ा सा पोर्शन था जिसको हमने पढ़ा था। तो श्रीलंका के बारे में उदाहरण दिया गया है कि अगर किसी कंडीशन को सॉल्व किया जाए तो ये 2 कारण हैं जिसके आधार पर उनको सॉल्व किया जा सकता है। ये सॉल्यूशन के 2 उपाय बताए गए हैं। पहला क्या है, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन, कि डेमोक्रेसी सिर्फ मेजोरिटी ओपिनियन, जो एक बहुसंख्यक की विचारधारा उस पर नहीं चलती है। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी, कि मेजोरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करने की जरूरत होती है। सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, इसलिए गवर्नमेंट को एक जनरल व्यू रखना पड़ेगा। माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट, कि माइनॉरिटी या मेजोरिटी का जो ओपिनियंस है वो परमानेंट नहीं है, वो क्या है, टेम्परेरी है। अब सेकंड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप एक्सेट्रा। अब ये जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी का मतलब किसके द्वारा रूल किया गया है, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर और भाषा के आधार पर। कि मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई धर्म जो मेजोरिटी में है वो कंट्री को रूल कर रहा है, या जो कोई भाषा है उसके जो ग्रुप है वो रूल कर रहे हैं। कहते हैं इसका मतलब ये कतई नहीं है। रूल बाय मेजोरिटी मीन्स, मेजोरिटी रूल्स का मतलब क्या है, दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन, की हर एक केस के हर एक डिसीजन में, और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन, और हर एक इलेक्शन के केस में, डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप में, डिफरेंट टाइप के लोग और ग्रुप एंड कैन फॉर्म अ मेजोरिटी, ये सब मिलके मेजोरिटी बना सकते हैं। डेमोक्रेसी रिमेन्स democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी रहती है जब हर सिटीजन को ये चांस मिले कि वो एक बार मेजोरिटी में रहे। इफ समवन इज बियर्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, देन द डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू बी अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को एक बार मेजोरिटी में आने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर उसके बर्थ के आधार पर उसे रोका जाता है या उसको एक बार मेजोरिटी में आने का मौका नहीं दिया जाता, तो ये डेमोक्रेटिक रूल में कमी लाता है कि वो सामाजिक सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को डेमोक्रेसी में मेजोरिटी में आने का कम से कम एक बार तो मौका अवश्य मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका हो गया खत्म। नया चैप्टर नए साल में शुरू करेंगे। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।